नमस्कार, स्वागत है आपका देश हमारा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश की दिन भर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो कि सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे सबसे पहले कर्नाटक की खबर से। कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों में से किसी एक नाम को लेकर पार्टी हाईकमान अब तक किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाई है। इससे पहले सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आई थी कि सिद्धारमैया को कर्नाटक की कमान सौंपने का फैसला कर लिया गया। इधर डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम के लिए मनाने की जो कोशिशें हैं वो जारी है। लेकिन इन सब के बीच कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने साफ किया है कि सीएम के नाम को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, जल्द ही नाम तय कर लिया जाएगा। तो सीएम कौन होगा यह अब तक स्पष्ट नहीं है और साफ कहा गया है कि जल्द ही नाम तय कर लिया जाएगा। डीके शिवकुमार जो कि प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, 8 बार से लगातार चुनाव जीतते आए हैं। खड़गे जी, जिनको कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये अख्तियार दिया है कि वो कांग्रेस का अगला विधायक दल का नेता एंड कॉन्सिक्वेंटली मुख्यमंत्री घोषित करें, वो बाकायदा संपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। हमारे ऊपर मोदी जी 10-10, 15-15 दिन में निर्णय करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 2 दिन से डेलिब्रेशंस कर रहे हैं। हो सकता है आज, हो सकता है कल तक हम आपको ये निर्णय बता देंगे। इसलिए जल्दी मत करिए, विचलित मत होइए, अपने दर्शकों और पाठकों को झूठी खबरें मत दिखाइए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी की अपनी प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी है। हालांकि बाइडेन इस सप्ताह जापान के हिरोशिमा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका बहुत जल्द कर्ज चुकाने के मामले में डिफॉल्टर घोषित हो सकता है। बाइडेन की ऑस्ट्रेलिया यात्रा रद्द। व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। सिडनी की क्वाड मीटिंग रद्द। कर्ज संकट से जूझ रहा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में होने वाली अपनी यात्रा को रद्द कर दिया है। बाइडेन क्वाड मीटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना प्लान बदल दिया है। इसके बाद अब सिडनी में होने वाली क्वाड बैठक को भी रद्द कर दिया गया है। बाइडेन 19 मई से 21 मई के बीच होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान का दौरा करेंगे। जो बाइडेन को डिफॉल्ट होने का डर है। अमेरिका में ट्रेजरी में बिलों के भुगतान के लिए पैसे नहीं बचे हैं। बाइडेन सरकार को डर है कि कहीं इस संकट के कारण अमेरिका डिफॉल्ट होने के कगार पर न पहुंच जाए, इसलिए वह अब दूसरे अमेरिकी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच कर्ज सेटलमेंट को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। कर्ज संकट बनी बड़ी परेशानी। अमेरिका इन दिनों कर्ज संकट से बुरी तरह से जूझ रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि यदि संसद इस मसले में कोई कदम नहीं उठाती है तो अमेरिका जून की शुरुआत में अपने दायित्वों को लेकर डिफॉल्ट घोषित हो सकता है। बता दें कि अमेरिका में 3 प्रमुख बैंक डिफॉल्ट घोषित किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेस्क, INS 24/7। एनआईए ने आतंकवादी, गैंगस्टर और नशीले पदार्थों की स्मगलिंग करने के नेक्सस को लेकर इस मामले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एनआईए ने बुधवार को देश भर के 6 राज्यों में 122 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए का पिछले 3 दिनों में ये दूसरा बड़ा सर्च ऑपरेशन है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने छानबीन की थी। करीब 200 अफसर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में स्थानीय पुलिस के साथ जांच में जुटे हैं। मध्य प्रदेश में 2 जगह भिंड और बड़वानी जिले में जांच एजेंसी पहुंची हुई है और भिंड एसपी मनीष खत्री ने ये बताया कि एंडोरी थाना इलाके के शेरपुरा गांव में एनआईए की टीम जितेंद्र सिंह से पूछताछ करने के लिए पहुंची है।
जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम को बैंक खातों में विदेशी मुद्रा का बड़ा लेन देन होने की पुख्ता जानकारी लगी है, जिसके बाद टीम ने संदिग्ध आरोपी के घर दबिश देकर उसे हिरासत में ले लिया। एक व्यक्ति को एनआईए का भिंड में चल रही है और सेंधबाग में जो सिकलीकर जो होते हैं वहां पर इन दोनों जगह पर एनआईए की, वैसे ये पूरे देश में हो रही है और देश में लगभग 150 स्थानों पर एक साथ हो रही है। पूरी जानकारी दे दी, जैसे जैसे अकाउंट नंबर पे पैसे डले वैसे जानकारी दे दी। एक भतीजा हमारा प्रदेश में रहता है, दिल्ली में, वो भी इसी खाते पैसे डालता है, जैसे खर्चे के लिए डालता रहता है, उसी के खाते में आते हैं। 5 बजे से लेकर अभी जैसे 5-6 घंटे हो गए, 5-6 घंटे हो तो गए। अब क्या कहना है लोगों का? अब करते जाएंगे, अपनी जानकारी ले रहे, कभी और बैठो अभी जानकारी लेंगे इनकी, ले लो जानकारी। अब जब चोर नहीं है हम तो जानकारी। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस चुनाव के पहले खंडक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक बयान ने फिर से एक बार सियासत गरमा दी है। सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा और भाजपा ने इसे लेकर कैसे पलटवार किया, देखिए इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रदेश सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सरकार पर प्रदेश में धर्मांतरण से लेकर लव जिहाद और गौठानों में अव्यवस्था को लेकर निशाना साध रही है। इस बीच कांग्रेस के साथ विवाद की स्थिति भी बन रही है। बीते दिनों आरंग की गोढ़ी गांव में भाजपा के नेता गौठान का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां विवाद के हालात पैदा हो गए। मामले में जब सीएम भूपेश बघेल से मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता लोगों को मिलिटेंट बनाने का काम कर रहे हैं। भाजपा के नेता हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें सांप्रदायिकता और धर्मांतरण के अलावा कुछ नहीं आता। देखिए, ये मिलिटेंट बनाना चाहते हैं और हिंसा करना चाहते हैं। ये सिर्फ बहुत आसान है। मान लो आप 2 भाई हैं, दोनों झगड़ा करा दो तो एक तो मेरा समर्थक हो ही गया ना, तो 50% तो मेरा हो गया। ये थ्योरी में ये चल रहा है पूरे देश में। वो जहाँ मतलब उड़ीसा में कहो, छत्तीसगढ़ में कहो, कर्नाटक में कहो, हिजाब कांड लाए थे कर्नाटक में, तो वो लगातार एक कोशिश ये लोग यही कर रहे हैं कि जहाँ जाओ हिंसा फैलाओ। तो इसके अलावा इनको आता भी, मैं शुरू से बोल रहा हूँ ना, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, इसके अलावा इनको कुछ आता नहीं और यही कराएंगे। सीएम के बयान से भड़की भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि लड़ाने का काम तो कांग्रेस करती आई है। कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से लोगों को बांट कर रखती है। लड़ाने का काम तो जीवन भर तुष्टीकरण और लड़ाने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। फूट डालो और राज करो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपा पहले ही आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में सीएम के मिलिटेंट वाले बयान से सियासी पारा हाई है, तो वहीं भाजपा को आक्रामक होने का मौका भी मिल गया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 1 जून से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। रायगढ़ में होने जा रहे इस कार्यक्रम में देश विदेश के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां भी देंगे। अब इस आयोजन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आने वाले समय में दिखाई देंगे, क्योंकि ये ऐसा विषय है कि जिसको लेकर अक्सर बीजेपी फ्रंट फुट पर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये इस बात को लेकर अब दोनों ही पक्षों के बीच ये एक नया विषय बन सकता है, खासतौर पर तब जबकि चुनावी साल ये साल है और कार्यक्रम राम नाम से जुड़ा हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। चुनावी साल में सियासी वैतरणी पार करने की जुगत में लगे सियासी दल धर्म और संस्कृति को अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। राज्य की कांग्रेस सरकार रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कर इसका श्रेय लेने की कोशिश में है, तो भाजपा सरकार की मंशा पर ही प्रश्न चिन्ह उठा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व के चेहरे को नया आयाम देने में जुटे हैं। राजा राम को छत्तीसगढ़ में भांचा राम की परंपरागत पहचान को स्थापित करने की बात हो या फिर चाहे बात राम वनगमन पथ की हो, कौशल्या महोत्सव के आयोजन की या अब राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के आयोजन की। दूसरी तरफ हिंदुत्व के मुद्दे की पैरोकार रही भाजपा धर्मांतरण सहित धर्म से जुड़े किसी भी मुद्दे पर अपनी कॉपीराइट जैसी स्थिति को बढ़ते नहीं देखना चाहती है। मान लो आप 2 भाई हैं, दोनों झगड़ा करा दो तो एक तो मेरा समर्थक हो ही गया ना, तो 50% तो मेरा हो गया।
ये थ्योरी में ये चल रहा है पूरे देश में। तो इसके अलावा इनको आता भी, मैं शुरू से बोल रहा हूँ ना, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, इसके अलावा इनको कुछ आता नहीं और यही कराएंगे। उद्देश्य यही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में भगवान राम सबसे ज्यादा समय वनवास काल में बिताया, ये उनका ननिहाल भी है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ भी बना रहे हैं, रामायण प्रतियोगिता भी हम लोगों ने कराए, और ये रामायण महोत्सव हम लोग करा रहे हैं जिसमें देश के विभिन्न राज्य के कलाकार आएंगे, उसमें प्रस्तुतियां देंगे। पहले भी हम लोगों ने अनेक बार बोला है, जो राम को छोड़ दिया उसको कोई नहीं बचा सकता। और शायद राष्ट्रीय रामायण मेला का जो आयोजन चुनाव को देखते हुए उनको लगा कि चुनाव आ रही है, इसलिए मेला कराना चाहिए, भगवान राम के गुणगान गानी चाहिए, लेकिन उसमें उनकी श्रद्धा और भक्ति भी चाहिए। केवल कार्यक्रम करने और दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। बहरहाल चुनावी साल में धार्मिक आयोजनों और धार्मिक आस्था से जुड़े विषय सुर्खियां बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विकास और जनता से जुड़े जमीनी मुद्दे दरकिनार नहीं होने चाहिए, इस बात की अपेक्षा सियासी दलों से अवश्य है। रही बात धर्म की सियासत का, तो आने वाले समय में इसके प्रभाव का भी आकलन हो ही जाएगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ईडी को फटकार पड़ी है। दरअसल ईडी जिस तरह से शराब के लेकर कार्रवाई कर रही है, इस संबंध में शीर्ष कोर्ट ने ये कहा कि ईडी प्रदेश में भय का माहौल ना बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी छत्तीसगढ़ सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कही है, और वही अब पूरे मामले को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी भाजपा के एजेंडे को पूरा करने में लगी है, लोगों को दफ्तर बुलाकर डराया धमकाया जा रहा है, इससे सभी विभागों का काम प्रभावित हो रहा है। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि जहां विपक्ष की सरकार है, वहां भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर रही है। मरकाम ने ईडी से ये भी कहा कि आप जांच करिए, लेकिन हमारे नेता और अधिकारियों को मारने पीटने का काम ना करें। मरकाम ने ये ईडी के अधिकारियों और ईडी से कहा है। इधर पूरे मामले पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि ईडी की कार्रवाई से प्रदेश में भय का माहौल है। भय का माहौल नहीं है, दरअसल इससे खुशी का माहौल है। लोग खुश हैं, भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं और इसलिए लोगों में खुशी है। अधिकारी कर्मचारी आप भी शासकीय सेवक हैं भाई, यहाँ भी जो काम कर रहे हैं विभिन्न विभागों, वो भी शासकीय सेवक हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं, ये 3rd डिग्री जो टार्चर कर रहे हैं वो तो गलत है, और उसके कारण से सभी विभागों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति ईडी कर रही है कि यहाँ सरकार अच्छी काम कर रही है। जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, उन सरकारों को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इनको आगे करके उन सरकारों को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। मगर यहाँ की जनता समझ चुकी है कि यहाँ की जनता कांग्रेस को वोट करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने धनबल बाहुबल के साथ साथ जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके सरकारों को अपदस्थ करने का, डरा कर उनको गिराने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है कि आप जांच करिए, मगर अधिकारियों को मारने पीटने डराने का प्रयास न करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है मैं उस बात को नहीं कहूँगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में आम लोगों में कोई भय का माहौल नहीं है, बल्कि लोग खुश हैं। और खुश इसलिए हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में जल मिशन का काम क्यों नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं बन रहा है, राशि कहाँ जा रही है, और जो राशियाँ निकल रही है तो लोग अचंभित है। चुनावी साल में भाजपा युवाओं को साधने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विशेष कैबिनेट में युवाओं और रोजगार को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं। सरकार का फोकस बेरोजगारी भत्ता की जगह सीखने और कमाने पर है, यानी कि स्किल डेवलप करने और स्किल के साथ उन्हें और ज़्यादा मजबूती के साथ अपने ऊपर काम करने की दिशा में
सरकार सोच रही है। भाजपा सरकार की नई सीखो कमाओ योजना को क्रांतिकारी बता रही है, तो वही पीसीसी चीफ कमलनाथ इसे महज गुमराह करने वाली नीति कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या युवाओं पर दांव लगाकर चुनावी साल में बीजेपी की सियासी किस्मत चमकेगी? मिशन 2023 की जंग जीतने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। महिला और किसानों के साथ ही सरकार का खास फोकस युवाओं पर भी है। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने विशेष कैबिनेट की बैठक में युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। चुनावी साल में सरकार युवाओं के लिए विशेष योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत युवाओं को हर महीने 8 से 10 हजार रूपए दिए जाएंगे। युवाओं को सीखो और कमाओ योजना के तहत पैसे दिए जाएंगे। अपने बेरोजगार बेटा बेटियों के लिए एक नई योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न अगर अंग्रेजी में कहें। इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास जिन्हें ITI किया है वो बच्चे, जिन्हें ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो सारे के सारे इस योजना के लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना चुनावी साल में शिवराज सरकार का बड़ा दाव है, जिसके दम पर वो युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। विशेष कैबिनेट में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी। योजना के लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी। योजना के लिए ITI, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे पात्र। योजना में युवा करीब 700 तरह के काम सीख सकेंगे। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल की मिलेगी ट्रेनिंग। सीनियर मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट योजना में शामिल। टूरिज्म, ट्रेवल और अस्पताल का काम भी योजना में। ITI, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम सीख सकेंगे युवा। बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित वित्तीय सेवा में काम शामिल। फिलहाल पोर्टल बना रही है सरकार। 7 जून से शुरू होगा ट्रेनिंग देने वाले संस्थानों का रजिस्ट्रेशन। 15 जून से युवाओं के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। 31 जुलाई तक संस्थानों और शासन के बीच ऑनलाइन अनुबंध होगा। 1 अगस्त से युवा काम करना शुरू कर देंगे। 1 महीने बाद युवाओं को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। काम सीखने के बदले सरकार युवाओं को पैसा देगी। रोजगार को लेकर भी सरकार कई प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री लगातार नौकरियों को लेकर सजग है, तभी तो सरकार हर महीने रोजगार दिवस मनाती है। सरकार की इन कोशिशों को कांग्रेस चुनावी शगुफा बता रही है। आज मध्य प्रदेश की सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की, जो मील का पत्थर साबित होगी बेरोजगारों के लिए। वैसे भी 1 लाख रोजगार हमने दे दिए हैं, लगभग प्रक्रिया पूर्णता की है। हर महीने 2.5 लाख लोगों को लोन के माध्यम से, ब्याज माफी के माध्यम से प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं। और आज जो किया है इसमें 8,000 से 10,000 रुपया महीना सीखो और कमाओ योजना, सीखे भी वो और कमाए भी। बीजेपी की सरकार की जाने की बेला है, अंतिम समय है, समझ चुके हैं, हर वर्ग नाराज है। इसलिए आज 2 दशक के बाद हर वर्ग की बात हो रही है, पर युवा भ्रमित नहीं होगा। ये प्रदेश युवा है, ये देश युवा है, और इसका सबसे बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार खड़ा है। उस बेरोजगार युवा ने आज ठान ली है कि इनको सरकार से बाहर करेंगे। इस योजना के लिए किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। जो युवा पात्र होंगे उन्हें लाभ दिया जाएगा। प्रदेश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। चुनावी साल में सरकार इसको लेकर प्रयास कर रही है। सरकार की इन कोशिशों का युवा मतदाताओं पर क्या असर होगा, ये तो चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। फिलहाल युवाओं को साधने की कवायद जारी है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। इधर मध्य प्रदेश सरकार की तबादला नीति जारी ना होने से प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी असमंजस की स्थिति में। वही चुनावी साल में अधिकारी कर्मचारी अभी भी सरकार की तबादला नीति का इंतजार कर रहे हैं। तो सरकार चुनावी साल में अधिकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मध्य प्रदेश में सरकार की तबादला नीति का अभी तक कोई अता पता नहीं है, जबकि चुनावी साल में मई का माह बीतने को है। हर सप्ताह होने वाली सरकार की कैबिनेट मीटिंग से पहले प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी नई तबादला नीति की घोषणा की बाट जोता है, लेकिन वह सिर्फ इंतजार ही कर रहा है। वहीं प्रदेश में समय पर तबादले न होने से छोटे कर्मचारियों को और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि स्कूल और कॉलेज के बीच सत्र में तबादले होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आती हैं। कर्मचारी संगठनों की माने तो उनका कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द तबादला नीति जारी करना चाहिए, ताकि समय पर कर्मचारी अपने स्थान पर जा सकें। लेकिन इसके लिए तबादला नीति जल्द से जल्द जारी होना चाहिए। मई का महीना चल रहा है, अगले महीने बच्चों के स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे और अधिकारी कर्मचारियों के जब
स्थानांतरण होते हैं उसके बाद ये भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं या किसी के बच्चे निजी व्यवसाय कर रहे होते हैं तो उनके सामने बड़ी दिक्कत आ जाती है। सरकार को जल्द से जल्द तबादला नीति जारी करना चाहिए, जिससे कर्मचारियों को जो भी अपने स्थान पर जाना चाहते हैं या सरकार की जो नीति के तहत जिनका तबादला किया जाना है वो समय पर हो सके। बहरहाल प्रदेश में पिछले साल 4 अक्टूबर 2022 को जो तबादलों के आदेश जारी हुए थे वह 2021 की तबादला नीति के अनुसार हुए थे, लेकिन इस साल के अंत में प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और 4 माह बाद आचार संहिता लग सकती है। इसे देखते हुए कर्मचारी परेशान नजर आ रहा है। हालांकि सरकार अपने स्तर पर उच्च अधिकारियों के तबादले कर रही है। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि जून माह में सरकार नई तबादला नीति लेकर आ सकती है, जिसको लेकर अधिकारियों को सरकार ने निर्देश भी जारी किए हैं। लेकिन छोटे कर्मचारी अभी भी तबादला नीति का इंतजार कर रहे हैं। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। और अब बात हमारे हनुमान की। रायगढ़ के गजमार पहाड़ पर है संकट मोचन हनुमान मंदिर। छत्तीसगढ़ का ये एकमात्र हनुमान मंदिर है जो करीब 700 फीट ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। रायगढ़ के लोग इसे पहाड़ मंदिर के नाम से भी जानते हैं और साल में 1-2 बार जरूर यहां पर अपनी हाजिरी लगाने वो पहुंचते हैं। मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान उन तक पहुंचने वालों की मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। रायगढ़ शहर की हम एक ऐसी मंदिर की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो कि गजमार पहाड़ी के ऊपर हनुमान जी का मंदिर है। लगभग 450 सीढ़ियां चढ़कर माथा टेकने जाते हैं लोग। आइए देखते हैं उसकी कहानी। रायगढ़ जिला मुख्यालय के पूर्वी हिस्से में गजमार पहाड़ी श्रृंखला है। यहाँ मंदिर तो 1980 में बना, पर बजरंगबली पहले से विराजे हैं। कब से ये उनकी मधुहारी प्रतिमा यहाँ है कोई ठीक से नहीं जानता। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि हनुमान जी का जिसे बुलावा होता है वह 500 सीढ़ी चढ़कर उन तक पहुँच जाता है। हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं हनुमान मंदिर जो कि गजमार पहाड़ियों के ऊपर बैठा हुआ है। लगभग 500 सीढ़ियां चढ़ के लोग यहाँ पे माथा टेकने आते हैं। आइए सीधा हम पुजारी जी से जानते हैं किस तरह से मान्यता है और क्या मान्यता है यहाँ की। अगर बात करें तो हनुमान जी की विशेष मान्यता है। यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ति होती है। कई लोगों की मनोकामना पूर्ण हो चुकी है और कई लोग हनुमान जी के सामने अपना मनोकामना करके गए हैं। कब से बना है मंदिर और लोग कहाँ से आते हैं? सन 1980 में मंदिर का स्थापना किया गया और हनुमान जी की स्थापना की जानकारी किसी को नहीं है वो कब से यहाँ विराजमान है। रायगढ़ के शहर के अलावा बाहर से भी यहाँ लोग आते हैं। पहाड़ मंदिर जाने वाले भक्तों में कई तो हर मंगलवार या शनिवार को जाते हैं। वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ से लोग यहाँ पहुँचते हैं। सीमा पार उड़ीसा से भी भक्त बजरंगबली के दरबार में पहुँचते हैं। कोई रायगढ़ जाए तो परिचित रिश्तेदार मंदिर जाने की सलाह जरूर देते हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गजमार पहाड़ी के हनुमान जी के मंदिर में। कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे जानते हैं हम किस तरह से यहाँ आते हैं और पूजा करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मैं शुभम गबे। ये कब से आ रहे हैं यहाँ पर? क्या मान्यता है? लगभग हर साल ऐसे आते हैं, मतलब हर साल में 1-2 बार आना होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे ये गजमार पहाड़ के ऊपर है पहाड़ मंदिर। तो हम रायगढ़ में जो पहाड़ है वो बस एक ही है यहाँ पे पहाड़ मंदिर। माने जो भी श्रद्धालु अपनी मन्नत लेके जाता है वो उसकी जरूर पूरी होती है। और 600 सीढ़ी करीब है वहाँ पे लगभग, लेकिन वहाँ हम लोग हर मंगलवार को जाते हैं। लेकिन कभी भी वहाँ चढ़ने के बाद एक भी थकान महसूस नहीं होती। ऊपर जाने के बाद बाबा के दरबार में जाने के बाद सारी थकान दूर हो जाती है। हाँ, संकट मंत्र जोन करेगा। और मैं यहाँ आते रहता हूँ, साल में 1 बार 2 बार यहाँ आते रहता हूँ और मैं खास उड़ीसा बॉर्डर का हूँ। गजमार पहाड़ के हनुमान जी तक पहुँचना पहले कठिन था। जन सहयोग से आने जाने का रास्ता बना, सीढ़ियाँ बनी, शेड लगे और मंदिर भी बना। अब पहाड़ पर हनुमान जी के साथ भगवान शंकर और माता का भी मंदिर है, जिससे पर्व त्योहार पर यहाँ उत्सवी नजारा देखने को मिलता है। पहाड़ के ऊपर शहर का विहंगम दृश्य नजर आता है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती भी मन मोह लेती है। जहाँ तक भक्तों की बात है तो जो मंदिर तक नहीं पहुँच पाता है वो पहाड़ मंदिर की तरफ मुँह करके महावीर बजरंगबली को प्रणाम कर लेता है। रायगढ़ से INS 24/7 के लिए अमित गुप्ता की रिपोर्ट। तो हनुमान जी की ख्याति दिन ब दिन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और यहाँ पर ना सिर्फ प्रदेश के बल्कि प्रदेश के बाहर के भी जो भक्त हैं वो पहुँचने लगे हैं।
इसी के साथ अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ।